तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो एक विचार श्रृंखला है उसको एक पुस्तक के रूप में बद्ध किया गया है। उसी का नाम है योग विज्ञान। और इसके 8वें चैप्टर का पहला भाग आज हम देखने जा रहे हैं। ऐसे तो इसमें 8वां चैप्टर के नाम से ही है, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। ये जितने भी वीडियोस हैं ये आध्यात्मिक चर्चा हैं। यहाँ पर मैं गुरु नहीं हूँ और ना ही आप शिष्य हैं। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, और आप मुझे भी सही कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो विरोधाभास लगती हैं, या फिर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, या फिर मेरे विचार से ये भी होना चाहिए। तो ये केवल और केवल एक आध्यात्मिक चर्चा है। तो इस आध्यात्मिक चर्चा का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे समाज में आध्यात्मिक चर्चा हो तब तो बात आए कि गुरु कौन होगा, गुरु कहाँ से आएगा, गुरु हमें कैसे ढूंढेगा। ये बातें तो तब आएंगी ना कि गुरु कैसे आए, कैसे हमें पहचाने, कैसे हमें जाने कि हमें जरूरत है। राइट। तो उसके लिए हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करना होगा। उस आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें आध्यात्मिक चर्चा और स्वाध्याय, ये दो चीजों पे ध्यान देना होगा। ठीक है। तो आध्यात्मिक चर्चा जो कुछ भी हमें और आपको पता है, आपस में जो कुछ भी समझा है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर, पढ़ी पढ़ाई बातों के आधार पर, ठीक है, उनके आधार पर जो कुछ भी हमने समझा है, जाना है, वो एक दूसरे से शेयर करने का यही सही समय है। और यही मैं कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, कि जो कुछ भी मैंने समझा है, अनुभव किया है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरा ये अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ज्ञान, बड़े ज्ञानी दे बन रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। ये ज्ञान देने की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक चर्चा है। इट्स अ डिस्कशन, इट्स एन ओपन फोरम, जहां पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो ये गुरु हो गए, तुम तो बाबा हो गए, ये सारी बातें इस तरीके से हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं कि तुरंत हम बोलने लगते हैं, अरे ये तो बाबा हो गया। ये इस तरीके से हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि हम बिना जानते हुए कि हमारे साथ क्या किया गया है, हम इस बात को प्रैक्टिस भी करते हैं। हमारे साथ जानते हैं क्या किया गया है, हमारे साथ ये किया गया है कि अरे ये तो बाबा हो गया, ये तो वो हो गया। ऐसा करके जो आध्यात्मिक चर्चा का जो क्रक्स है, जो उसका जो वजन है ना, उस वजन को कम कर दिया गया है। उस वजन को कम करने के लिए ही ये नैरेटिव बनाया गया है कि जैसे ही कोई थोड़ी रहस्यात्मक बातें करे, थोड़ा माइथोलॉजी पे बात कर रहा हो, माइथोलॉजी नहीं, इनफैक्ट माइथोलॉजी कहा जाता है इसको, ये भी एक माइथोलॉजी कहना भी एक प्रकार का हमारे दिमाग में एक पहले से बैठा दिया गया है कि हाँ यार, ये सब मिथोलॉजी है, कुछ कहानियां हैं, सब मिथक हैं। मिथक नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंस है। ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बैठाया गया है कि जो भी ऐसी बातें करता है वो बाबा है, सन्यासी है, वो उसको तो दुकान खोल लेनी चाहिए, बाबा बन जाना चाहिए, और गुरु जी हैं, कुछ भी इस तरह की बातें एक मजाक के रूप में। कुछ लोग तो निश्चित रूप से एक दूसरे को गुरु इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा का भाव आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि जो है उसका मजाक उड़ाया जा सके। राइट। एक मजाक में कहने वाली बात, हम मजाक नहीं भी उड़ा रहे होते, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है मजाक करना, लेकिन एक होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर हम हमारा उद्देश्य मजाक उड़ाना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी एक सामान्य सी बात बनी हुई है, एक सामान्य सा भ्रम बना हुआ है। उस भ्रम के अंतर्गत हम ये काम करते हैं, अरे तुम तो बाबा हो गए। राइट। तो ऐसा क्यों हमारे समाज में डाला गया? बड़े ही साइकोलॉजिकल तरीके से असुरों ने, मक्कारों ने ये हमारे समाज में डाल दिया, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई वामपंथियों ने। इन्होंने बड़े आराम से ये बात हमारे दिमाग में डाल दी कि ये बातें करोगे तो मतलब तुम मजाक की चीज हो। राइट। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से इसको गढ़ा है, इस सारी चीज को, बाबा वाले कॉन्सेप्ट को, किसी को भी बाबा कह देना, किसी को भी सन्यासी कह देना, ये इस तरीके से गढ़ा है सो दैट इन बातों का वजन, जो यहाँ पर गहरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो इतने साइंटिफिक और इतने गूढ़ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझाए गए हैं, फिलॉसफी इतनी गूढ़ जो समझाई गई है, उसको समझने के लिए जो एक प्रज्ञा चाहिए, वो विकसित होना पहले तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर किसी के अंदर विकसित हो भी जाए ना, तो वो अपने तक ही रखे, दूसरे तक पहुंचा ही ना पाए। इसके लिए उन मक्कारों ने क्या किया कि ये नैरेटिव बना दिया है, अरे बाबा, तुम तो बाबा हो गए। इससे क्या होता है कि जो बातें आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो ना, इन बातों का वजन उन्होंने कम कर दिया है। इन बातों के वजन को कम कर दिया गया है। इस फिलॉसफी के पीछे जो वजन है, उस वजन को हल्का कर दिया गया है। इस वजह से ये सारे कारनामे किए गए हैं। आइए आते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। इसका टाइटल है अतीन्द्रिय विषयों के अध्ययन का आधार। हालांकि कुछ और है टाइटल, लेकिन है टॉपिक यही है। अतीन्द्रिय यानी, अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर पाती, जैसे आत्मा की बात होती है, मन की बात होती है। राइट। मन भी एक इंद्रिय है, लेकिन हमारे शरीर में कहाँ है हम उसे देख नहीं सकते, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते।
हम मन से अनुभव करते हैं लेकिन मन का अनुभव हमें नहीं हो पाता। आई रिपीट, हम मन से किसी चीज का अनुभव करते हैं लेकिन हमें मन का अनुभव नहीं हो पाता कि मन क्या है। ये सच है, बिल्कुल सच है। तो जो कुछ भी आप अनुभव नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों के माध्यम से, यहां तक कि मन के माध्यम से भी जिसका अध्ययन आप नहीं कर सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते, उन सभी विषयों को क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय विषय कहा जाता है। और ये चैप्टर इसी डिस्कशन को लेकर के है कि इन अतीन्द्रिय विषयों को डिस्कस कैसे किया जाए, इनकी स्टडी कैसे की जाए। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये बताया गया इस चैप्टर की शुरुआत में ही कि विवेकानंद जी ऐसे तो इन बातों पे कोई डिस्कशन किया नहीं करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने इस गोष्ठी में भाग लिया और वहां पर उन्होंने अपने विचार रखे, तो उन्हीं विचारों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अतीन्द्रिय घटनाओं के विषय में शोध कैसे हो? क्या अतीन्द्रिय घटनाओं के कारण को जाना जा सकता है? क्या उसके पीछे के रूट कॉज को, उसका जो पेरेंट कॉज है उसको समझा जा सकता है? जो अतीन्द्रिय घटनाएं, अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने समझा। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों की निंदा की, यानी विवेकानंद जी ने, अब जब अपना उत्तर देना शुरू किया तो उन्होंने उन लोगों की निंदा की जो कि अपने यहाँ जो बातें बताई गई हैं, जैसे अगर मैं हिंदू हूं और मेरे यहाँ जो अतीन्द्रिय विषयों पे बातें की गई हैं, मैं उसे तो सच मानूं, उसकी तो एक्सप्लेनेशन करने की भरपूर कोशिश करूं, उसके बारे में तो जानने की बड़ी कोशिश करूं, बताने की बड़ी कोशिश करूं कि देखो ये साइंटिफिक कैसे है। लेकिन किसी दूसरे के यहाँ बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में या कहीं और बताई बातें बताई गई हो, या सिख धर्म में कहीं पर भी कोई बात अगर बताई गई हो, समझाई गई हो, और मैं उसकी निंदा करूं कि नहीं मेरे यहाँ जो बताया गया वो तो साइंटिफिक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो बताया गया उसका कोई आधार मुझे नजर नहीं आता, तो उन लोगों की उन्होंने निंदा की। निंदा करने का स्पष्ट कारण है, निंदा करने का कारण है, उन्होंने निंदा करने का कारण बताया, उन्होंने समझाने की कोशिश की। निंदा करने का कारण ये है कि ये अतीन्द्रिय विषय, इनका डिस्कशन, इनका जो अध्ययन है, ये होना एक अलग विषय है। इसको समझना जरूरी है कि इनका डिस्कशन कैसे किया जा सकता है, इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। इसका किसी एक धर्म विशेष से रिलेशन नहीं है। अगर एक अतीन्द्रिय विषय की बात एक धर्म में की गई है और दूसरे धर्म में भी की गई है, तो वहां पर भी उसका एक आधार होगा, क्योंकि ये सारे धर्म जिनका जो आधार है वो कोई साधारण आदमी नहीं रखता, इनके आधार को किसी साधारण इंसान ने नहीं रखा है। महावीर जैन है, गौतम बुद्ध है, ऐसे ऐसे महान लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, शंकराचार्य जैसे लोग हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने पूरा भाष्य लिख डाला, सभी उपनिषदों को लिख डाला, वेदों पर भाष्य लिख करके उपनिषद हमारे सामने रखे। तो ऐसे ही इन्होंने ये सारी बातें नहीं कही हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हमने उनको नहीं पढ़ा है, इसलिए हमें लगता है कि अरे पता नहीं क्या ही बताया होगा, ये हो गए सकता है। अरे आप पहले पढ़िए तो सही, उस विचार को जानने की कोशिश तो कीजिए जो उन्होंने बताए हैं, और उसके आधार पर यह समझने की कोशिश कीजिए कि ये अतीन्द्रिय विषय हैं क्या और इनको समझा कैसे जाता है। राइट, क्या ये अतीन्द्रिय विषय जो हम कह रहे हैं, क्या ये वाकई में अतीन्द्रिय हैं या फिर ये लॉजिकल चीजें हैं? ये आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए अपने यहाँ सारे बेरी के बेर मीठे बताए जाएं और दूसरे के बेरी के बेर जो है कांटे वाले बताए जाएं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने यही बात यहाँ पर बताई, सबसे पहले शुरुआत करते समय उन्होंने निंदा कर दी ऐसे लोगों की कि इस तरह की हरकतें ना किया करो। ठीक है, उन्होंने साफ बताया कि सबसे पहले उनकी निंदा की जो दूसरों के विश्वास को इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे उसे पसंद नहीं करते, तो ऐसे लोगों की हरकतों को उन्होंने ठीक नहीं बताया, और उन्हें वे विवेकानंद जी उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसे लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता, या ऐसे लोग होने नहीं चाहिए, इस तरह की हरकतें होने नहीं चाहिए का मतलब यह है कि ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है तो वो कभी भी इन चीजों का, यानी अतीन्द्रिय विषयों का अध्ययन नहीं कर पाएगा, उन्हें समझ नहीं पाएगा। अब सवाल आया ये, आगे उन्होंने बताया कि अब सवाल आता ये है कि जिन चीजों को हम अतीन्द्रिय विषय या अतीन्द्रिय घटनाएं कहते हैं, क्या उनको किसी तरीके से साइंटिफिकली दिखाया जा सकता है? क्या साइंटिफिकली उनको प्रूव किया जा सकता है? तो उन्होंने बड़ा गजब का एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि किसी एक बर्बर आदमी को तुम ले आओ, बर्बर यानी कि बहुत ही बारबेरिक आदमी जो हो, जो बड़ा ही मूर्ख हो, जो दुष्ट हो, जो इस स्वभाव का हो कि दूसरों से छीन कर खाता हो, जिसके जीवन में पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज ना रही हो, जरा सी बात पर बैलों की तरह उछल जाता हो, एक उस आदमी को तुम विज्ञान की प्रयोगशाला में लेकर के जाओ। उन्होंने बताया, तरीका बताया कि उसको विज्ञान की प्रयोगशाला में लेकर के जाओ, और जिस विज्ञान को तुम जानते हो, जो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित है, जिसका एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो, जिस विज्ञान के कॉन्सेप्ट को तुम लेबोरेटरी में समझ चुके हो, उस विज्ञान की लेबोरेटरी में तुम उस बर्बर इंसान को ले जाओ, और जो तुम विज्ञान में जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो, उस एक्सपेरिमेंट को करके उसे दिखाओ और समझाने की कोशिश भी करो कि देखो ये है कॉन्सेप्ट। राइट, उसे समझाने का प्रयास करो। आपको क्या लगता है कि उसे समझ में आ जाएगा? वह नहीं समझेगा।
क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए भी आवश्यक योग्यता होनी चाहिए जो उसमें नहीं होगी। जो एक बर्बर व्यक्ति है उसमें विज्ञान को समझने की क्या योग्यता होगी? इसलिए विज्ञान का आधार होते हुए भी, वैज्ञानिक आधार पर कोई बात प्रमाणित होते हुए भी आप वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण उसके सामने नहीं रख पाओगे। अगर रख भी दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर वो समझ नहीं पाएगा तो कहेगा, "अरे यार क्या कहाँ चक्कर में फंसा रखा है, कहीं मुर्गा उर्गा बन रहा हो तो बताओ, कहीं नाच वाच चल रहा हो तो बताओ, वहां जाके देखूंगा।" वो इसकी तरफ आ जाएगा। राइट। तो आप सोच करके देखिए कि जो विज्ञान के आधार पर सत्य है इस संसार में, जिसको साबित कर दिया गया है इस संसार में, उस बात को भी आप दूसरे को नहीं समझा सकते अगर वो उस योग्य नहीं है। कितनी अच्छी बात यहां पर समझाने की कोशिश की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अब वो बातें हमारे सामने आ रही हैं इस चैनल के माध्यम से, जिन बातों पर डिस्कशन करते समय नास्तिकों के साथ, नास्तिकों में से उन नास्तिकों के साथ जो धूर्त प्रकार के नास्तिक हैं। नास्तिक तो बड़ा अच्छा इंसान होता है, जो वास्तव में नास्तिक है, जो ये कहता है कि मैं तब तक नहीं मानूंगा ईश्वर को जब तक मैं खुद अनुभव नहीं कर लेता। इसका मतलब ये है कि वो अनुभव करने के लिए तैयार तो है, कम से कम वो शोध तो कर रहा है, वो खोज तो कर रहा है। लेकिन मूर्खता किनके अंदर है? मूर्खता उनके अंदर जो कहते हैं नहीं नहीं होता ही नहीं है, क्या इन चक्करों में पड़े हो, छोड़ो कुछ नहीं होता। उसने दरवाजा बंद किया, आराम से सो गया, आग लगे बस्ती में, मस्तराम मस्ती में, वो वाली हालत है उनकी। ठीक है। तो उन नास्तिकों की बात नहीं कर रहा मैं, उन नास्तिकों की बात कर रहा हूं जो शोधी प्रकृति के हैं, खोजी प्रवृत्ति के हैं। उन नास्तिकों को हमेशा सम्मानित दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो एक बार अंत में कहीं ना कहीं किसी चीज पर पहुंचेंगे। ज्यादा नहीं, अगर वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाए तब भी संसार के लिए कुछ ना कुछ सामने लाके रख देंगे जो संसार के भले का होगा। कोई वैज्ञानिक खोज कर देंगे, कोई फिलोसॉफिकल थॉट सामने रख देंगे। राइट। और इन लोगों का बड़ा महत्व रहा है हमारे पूरे विश्व के इतिहास में। इसलिए जो नास्तिक ऐसा है जो कि ये कहता है कि नहीं, जब तक मैं महसूस नहीं कर लेता तब तक तो नहीं मानूंगा, इसका मतलब है कि वो महसूस करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि वो निरंतर प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन जो गधा ये कह दे कि नहीं ये सब होता ही नहीं है, मैं नहीं जा रहा ये सब फालतू की चीजों में पढ़ने, ठीक है, तो वो तो उसके बस का तो फिर कुछ नहीं है। वो समाज को भटकाने वाला व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जो कि अगर एडिसन के समय पैदा हुआ होता तो एडिसन पे हंस रहा होता, लेकिन आज पैदा हुआ है तो आज एडिसन को वैज्ञानिक और विज्ञान के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये महामूर्ख महाधूर्त लोग होते हैं। ऐसे धूर्तों के कई वीडियो और कैसे कई चैनल जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ। कुछ धूर्तों के नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन बता करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, ना ही ये ठीक लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर लोगों को कि यार, अगर कोई चीज वैज्ञानिक रूप से साबित भी की जा सकती है, फिर भी किसी बेवकूफ आदमी को, किसी बर्बर व्यक्ति को जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है, उसे हम समझा ही नहीं सकते। उस बर्बर व्यक्ति को उसके पास भी योग्यता होनी चाहिए। उसी तरीके से जो अतीन्द्रिय विषय हैं, उनके कारण को समझने के लिए भी आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। उनका भी कारण है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कारण नहीं है। अतीन्द्रिय विषय कोई जादू नहीं होते। कुछ भी चीज इस संसार में जादू नहीं है। एवरीथिंग इज साइंस। हर चीज के पीछे विज्ञान है। जो कुछ भी आपको होता दिख रहा है उसके पीछे एक विज्ञान है। ठीक है। उसके पीछे एक एनर्जी है। उस एनर्जी का एक मॉडस ऑपरेंडी है। उसी मॉडस ऑपरेंडी को हम विज्ञान कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम बिना प्रशिक्षण के वैज्ञानिक बन सकते हो? सोच के देखिए, आप क्या बिना किसी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक आपने पढ़ाई की, तब जाकर के आपका एक वैज्ञानिक विज्ञान की एक बेसिक नॉलेज आपको हुई, और उसके बाद आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हुआ, और उसके बाद आप हो सकता है आज एक वैज्ञानिक बन गए हो। लेकिन क्या आप सीधे वैज्ञानिक बन पाए थे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किए बिना क्या आप वैज्ञानिक बन पाए थे? नहीं बन पाए थे। यानी वैज्ञानिक प्रशिक्षण आवश्यक है। वैज्ञानिक रूप से सोचा कैसे जाए, इसका प्रशिक्षण आवश्यक है। उसी प्रकार से अतीन्द्रिय घटनाओं को समझने के लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण कहते हैं। और आगे विवेकानंद जी ये कहते हैं कि अगर तुम बिना प्रशिक्षण के ही वैज्ञानिक बन सकते हो, तो फिर तो जितने भी विश्वविद्यालय खुले हैं वो सब व्यर्थ ही खुले हैं। राइट। तो वो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय विषय हैं उनको पाखंड या झूठ बोल करके सीधे किनारे मत कर दो। उनको पाखंड या मनगढ़ंत कहानियां कह के सीधे किनारे नहीं कर दो। उन्होंने ये कहा है कि उसके लिए भी, इन चीजों को समझने के लिए भी, इन चीजों के पीछे के कारण को समझने के लिए भी, उस परम चेतना को समझने के लिए भी, जिसको परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उसकी इस अभिव्यक्ति को समझने के लिए भी, जिसे संसार कहते हैं, उसके लिए एक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिक बनने के लिए एक आवश्यक योग्यता है, और वो आवश्यक योग्यता विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरी होती है। उसी प्रकार से गुरुकुलों के माध्यम से आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो पूरी होती थी, और उसके बाद अतीन्द्रिय विषयों की व्याख्या लोग कर पाते थे कि क्यों ऐसा होता है। और इन चीजों की व्याख्या बड़े अच्छे से आप तब कर पाते हो, समझ पाते हो, जब आप
उपनिषद पढ़ लेते हो, क्योंकि उपनिषद जो है अतीन्द्रिय विषयों के अध्ययन का सबसे अच्छा सोर्स है। राइट? ठीक है, तो ये आप समझ गए। आगे ये बताया गया है कि किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी एक यूनिवर्सल प्रदर्शन संभव नहीं है। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक प्रदर्शन संभव नहीं है। क्यों ऐसा कहा? ऊपर समझाया हुआ है कि क्यों ऐसा कहा। इसलिए ऐसा कहा कि एक वैज्ञानिक के सामने तो एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट आप करके दिखा सकते हो कि देखो मैंने ऐसा किया, वो सिर भी हिलाएगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा। लेकिन एक लंपट आदमी के सामने, जिसको चिकन मटन, जिसको स्वादिष्ट चीजें चिकन मटन से लेना देना नहीं है, स्वाद की इच्छा एक अलग चीज है। स्वाद की इच्छा ही वासना है। जिसके अंदर वासना हो कि मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, मुझे थोड़ा जो है बियर पिला दो, मुझे तो ये बताओ कि बियर कहाँ मिलेगी, मुझे तो ये बताओ पार्टी कब कर रहे हो, इस लेबोरेटरी से निकल कब रहे हो मेरे भाई। जो ऐसा आदमी हो, जो ऐसा लंपट आदमी हो, उसके सामने वही एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। यानी एक यूनिवर्सल, एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो कभी भी हम आपके सामने नहीं रख सकते, सबके सामने नहीं रख सकते। बेसिकली एक कमरे में 5 से 6 लोग हों, उन्हीं के सामने वो एक्सपेरिमेंट किया जाए, उनमें से एक लंपट हो जो कि इंतजार कर रहा है कब ये खत्म हो बकवास और कब मैं जाऊं, दारू पीऊं, चिकन खाऊं, मटन खाऊं, पनीर लबाबदार खाऊं, स्वादिष्ट चीजें खाऊं, पार्टी करूं। एक वो व्यक्ति है। दूसरा वो है जो विज्ञान को समझना चाहता है। तीसरा वो है जो कि केवल और केवल पास होना चाहता है किसी एग्जाम में। राइट? तो हर तरह का व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, लेकिन हर तरह के व्यक्ति पर इसी एक्सपेरिमेंट का, इसी डेमोन्स्ट्रेशन का अलग असर पड़ेगा। एक के दिमाग में ये आ रहा है, अरे यार ये क्या बोझा है, क्या समझा रहे हो, हटाओ यार पार्टी करने चलते हैं। राइट? दूसरा किसी और उद्देश्य से बैठा है। तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, उसका सार्वभौमिक प्रदर्शन संभव नहीं है। वही नियम अतीन्द्रिय विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी सत्य है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब अतीन्द्रिय विषयों की बात होती है तो उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए भी यही बात सत्य है कि उनको समझाने की कोशिश अगर आप 10 लोगों के बीच में करोगे, तो 10 में से एक कहेगा क्या बकवास कर रहे हो यार, बंद करो। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। वो कहे क्या बकवास कर रहे हो यार, पता नहीं क्या है, पैसे वैसे कमाने का कोई उपाय हो तो बताओ, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, तुम तो लग रहा है हारे हुए व्यक्ति हो। एक बार मैं ऐसे ही इन बातों को कर रहा था, इन बातों पे डिस्कशन कर रहा था अपने दोस्त के साथ, तो पीछे एक लड़का खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। ऑफिस के बाहर ही मैं खड़ा था, वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, बहुत देर से मुस्कुरा रहा था। मैं चेयर पे बैठा हुआ था, वो मुस्कुराया जा रहा था। राइट? और उस दिन मैं ऑफिस जो है आया था तो बड़े ही सिंपल कपड़ों में आया था, क्योंकि अंदर नहीं जाना था, कोविड का समय चल रहा था, अंदर नहीं जाना था, बाहर अपने दोस्तों से मिलने आ गया था, कुछ लैपटॉप वगैरह देना था, तो इसलिए आ गया था। तो वहां खड़ा था, सिंपल कपड़ों में था। ठीक है, और दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई थी। दाढ़ी नहीं बनाता हूं तो मैं एकदम चोर लगता हूँ देखने में। तो वहां देख के ही ऐसा लग रहा था कि हाँ जो है वो लोग हंस इसलिए रहे थे, मुस्कुरा इसलिए रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं कहीं जीवन से हारे हुए लोग हैं, इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अचानक से जब मैंने बातें पूरी की, अपना खाना पूरा किया, उठ गया, तो उसने कहा कि भैया हो गया, बस हो गया ना। मैं समझने की कोशिश की कि बस हो गया ना, मतलब एक उसमें चिढ़ थी, उसकी बात में एक इरिटेशन थी, एक व्यंग्य था। तो मैंने कहा कि हाँ भैया हो गया, आप ले लो। मुस्कुरा रहा, तो मैंने पूछा भैया मुस्कुराने की वजह जान सकता हूँ मैं? कहता नहीं कुछ नहीं ऐसे। मैंने कहा भैया मैं आपको बता दूं, मैं 3 साल कनाडा में रहा हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है? और जिन चीजों पे तुम मुझसे खड़े होके बात भी नहीं कर सकते ना, जिन चीजों की तुम्हें हवा भी नहीं होगी, मैं वो चीजें तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तब जाकर के उसकी हंसी थोड़ी सी दबी, उसे समझ आया कि शायद उसने मुझे हर्ट कर दिया है। राइट? बात हर्ट होने की नहीं थी, बात थी ऐसी मानसिकता पे चोट करने की, इसलिए मैंने वहां पर यह सवाल किया ही किया। ठीक है, मैं उसको संभाल सकता था प्रश्न को, जवाब को, इसलिए मैंने किया। हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मूर्खों को उनके हाल पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। जब मैंने उससे ये कहा, क्योंकि वो भी मेरी ही कंपनी का एम्प्लॉय था और वो जूनियर था, मैं सीनियर था, तो इसलिए मैंने उसको समझाया, भाई बेटा समझो, जितनी तुम्हारी कमर नहीं है उससे ज्यादा मेरी उम्र है, इसलिए किसी बात को समझे बिना, किसी की बातों से केवल पैकेट देख करके उसके भीतर क्या होगा इसका अंदाजा मत लगाया करो। मेरे कपड़े देखकर, मेरी बड़ी हुई दाढ़ी देख करके, सिर के बाल मेरे बड़े हैं, मैं लिटरली अगर सिर के बाल बड़े हों और मेरी दाढ़ी बड़ी हो, मैं बिल्कुल चोर लगता हूँ। राइट? मैं अपनी सोसाइटी में भी घुसता हूँ कई बार ना, तो कई बार ये हो जाता है कि मेरे कपड़े देख करके जो है गार्ड को डाउट होता है कि ये इस सोसाइटी में रहता भी होगा कि नहीं, तो वो कई बार पूछता है। हालांकि उनका काम है पूछना, क्योंकि हर किसी को नहीं पहचानते, लेकिन नॉर्मली कई बार इन चीजों की वजह से भी हो जाता है। एक ही गार्ड 2 बार 3 बार मुझे दिन में देखता है और तीनों बार पूछता है कि सर आप यहीं रहते हैं, दिखाइए, बताइए। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो कई बार मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा बता रहा हूं कि कपड़ों को देख करके अक्सर जज किया जाता है। राइट? तो ये सारी चीजें जब हम बातें करते हैं तो उस लड़के पे क्या असर पड़ रहा था, उसे ये लग रहा था कि ये जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, कुछ किया नहीं होगा, या फिर कुछ भी सोच सकता है, उसे लग रहा होगा क्या बकवास चल रही है, तो वो मुस्कुरा रहा था। वहीं मेरा दोस्त वो बड़े चाव से सुन रहा था, यही सारी बातें मैं कर रहा था, तो उसे बड़े अच्छी लग रही थी ये बातें। राइट? तो हर एक चीज का, हर एक एक्सप्लेनेशन का दूसरे पर एक अलग असर होता है।
आप एक ही सार्वभौमिक सत्य, एक ही सत्य को, एक ही वैज्ञानिक व्याख्या को सबके लिए नहीं एक जैसी कर सकते। छोटे बच्चों को अगर आपको समझाना है दोस्ती का मतलब, तो आप उन्हें छोटी सी कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। हिरन, कौवा और चूहा तीन दोस्त थे, तीनों में बड़ी दोस्ती थी। ये समझाया जाता है छोटी कहानियों के माध्यम से। जब आप बड़े हो जाते हैं तो दोस्ती का मतलब समझाने के लिए थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे जाया जाता है, राइट? और गहराई में जाते हैं तो और गहरे लेवल पर पीएचडी करते हैं आप दर्शन शास्त्र में, और तब आप समझाते हैं इन बातों को। तो जो जिस स्तर पे होता है उसे उस स्तर पे ही समझाना होता है। हर एक के लिए स्टडी प्लान अलग बनाना होता है। यही जो अलग अलग स्टडी प्लान बनाने का जो एक तरीका होता है, वही तरीका था समाज को चार वर्णों में समझने का, ताकि हर एक के लिए, हर एक की उन्नति के लिए एक अलग प्लान बनाया जा सके। एक आदमी केवल काम करके ही अपने आप को उस स्तर पे ला सकता है जहां पे वो ऊपर की चीजें समझ सकें। तो उसके लिए मेहनत से काम करना ही बताया गया। एक व्यक्ति था जो कि अपने पुरुषार्थ से अपने भीतर के स्वार्थ को त्याग सकता है, उसे एक अलग वर्ण का बताया गया। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्रांजेक्शनल वे में काम कर सकता है, कुछ चीजें बनाई, बेची, उससे कुछ पैसा आया, उसे फिर समाज के काम में लगाया, समाज से जो लिया वो समाज को दिया, जिसे वैश्य कहते हैं। इस तरीके से हर वर्ण को अपनी चेतना को ऊपर उठाने का एक स्टडी प्लान बनाया। ये जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कुछ और नहीं है, आपकी चेतना को ऊपर उठाने के स्टडी प्लान्स हैं, राइट? ये कुछ और नहीं है, ये प्लान्स हैं। इस प्लान की वजह से ये बनाए गए थे, ठीक है? आगे ये बताया गया है कि कुछ साधारण तथ्यों को सामने रख करके, आगे वो ये बता रहे हैं कि अगर इन बातों को समझाना है, तो वही चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि हर किसी को ये बात नहीं समझाई जा सकती। अगर समझाना है तो पहले साधारण तथ्यों को आप सामने रखिए और उनकी पड़ताल आप ज्ञात तथ्यों के आधार पर कीजिए। यानी ऐसी चीज जो कि सबको पता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जिसको आप एक्सियम्स कहते हैं मैथ की भाषा में। अगर आपने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी हो, जो प्रूफ करने वाली चीजें होती हैं, प्रूफ बाय एक्सियम्स, ठीक है, प्रूफ करो कि ये चीज होगी, प्रूफ करो कि वो चीज होगी, प्रूफ करो कि जो इक्वेशन है सम ऑफ टेम नंबर्स का यही होगा, राइट? तो उसके लिए आप जो है क्या करते हो, इंडक्शन मेथड का यूज करते हो। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही होता है उसमें, ठीक है? तो इन बातों को समझने के लिए, सब समझाने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सी चीज उठाओ और एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ना, उसके बेसिस पे बताओ, चीजों को समझाना शुरू करो। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं तो मैं मान कैसे लूं, राइट? तो समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? समझाने का तरीका ये होना चाहिए कि बेटा, जब इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई कारण है, भले ही वो तुम्हें पता ना हो, फिर भी कारण तो है, क्योंकि कोई भी चीज है तो उसके पीछे कारण है, जो तुम्हारे अनुभव की बात है। तो इसी प्रकार से इस संसार के होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण निश्चित रूप से है। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कि कार्य कारण सिद्धांत है। हर कार्य के पीछे एक कारण है, ठीक है? हर कार्य के पीछे एक कारण है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये एक एक्सियम बन गया। तो जब अगर ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है कि हर कारण, हर कार्य के पीछे एक कारण है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, तो इस तथ्य को लेते हुए, इस यूनिवर्सल ट्रुथ को लेते हुए इस बात को समझो कि अगर हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो इस संसार के ही पीछे होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण निश्चित रूप से होगा। अगर आप ऐसा कहते हो कि नहीं, संसार में हर घटना के पीछे तो कारण है, लेकिन संसार के होने के पीछे कोई कारण नहीं है, तो आप तो महाकुतर्की हो। आपसे बड़ा कुतर्की कोई नहीं है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे विवेकानंद जी बता रहे हैं कि कुछ साधारण तथ्यों को सामने रख करके पहले से ज्ञात तथ्यों को, जिनको एक्सियम्स कहा जाता है, उसके आधार पर उनकी व्याख्या की जाए। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। आप इसकी व्याख्या कर पाए, इसके लिए भी आपको पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यानी आप इससे पहले कि बच्चों को पढ़ा पाए, उससे पहले ये आपको पढ़ना होगा कि आप पढ़ाएं कैसे। उसके लिए आपको बीएड करना होगा, राइट? ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अतीन्द्रिय विषयों को समझने और समझाने वाले को भी पहले उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए होता है। समझने वाले को लायक बनाने का प्रशिक्षण चाहिए और समझाने वाले को प्रशिक्षित करने का प्रशिक्षण चाहिए। आई होप कि आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियोस देख करके, समझ करके। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।